अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम आज आई है ज़िला उकाड़ा में, जहां पर महज 3 मरले मकान की खातर एक जुनूनी शख्स ने अपनी बीवी समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि 3 को शदीद ज़ख्मी कर दिया। मुल्ज़म को रंज था कि उसकी बीवी ने उसका मकान जो है वो अपने नाम करवा लिया था। इसी रंजिश की बुनियाद पर मुल्ज़म ने अपनी साबका बीवी पर फायरिंग कर दी। मुल्ज़म की फायरिंग से उसकी बीवी समेत 5 अफराद मौत की वादियों में उतर गए, जबकि 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। ये वो जगह है जहाँ पर खून की होली खेली गई थी। मकतूला अदालत से वापस आई थी। मकतूला अपने साबिक शोहर के ख़िलाफ़ नान नुफ़्के का केस जीत गई थी, जिसकी मुल्ज़म को रंजिश थी, और इसी रंज को मुल्ज़म ने अपने दिल में रखा। और इसी जगह पर जब गाड़ी आके रुकी तो मुल्ज़म ने, जो कि यहाँ पहले से मौजूद था, उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग के नतीजे में मुल्ज़म रफ़ीक की साबका बीवी, उसकी वालदा और दीगर अफराद जो थे वो ज़ख्मी हो गए। जिसके बाद मुल्ज़म यहाँ से महबूब आलम चौक में गया और वहाँ उसने अपने साबिका मामूद ससुर और उसके बेटे को कत्ल किया। यहीं पर उसने बस नहीं की। इस कत्लो गारत के वाक़े के बाद मुल्ज़म ने रात के दोबारा एक जगह पर जाकर खालिद नामी शख्स को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था, जिसके बारे में उसको रंज था कि इस मकान की रजिस्ट्री उसकी बीवी के नाम करने में उस खालिद का भी किरदार था। मुल्ज़म बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उकाड़ा की सड़कों पर गोलियां चलाता रहा। खौफ व हरास की एक फ़िज़ा कायम हो गई। पुलिस भी जो थी सर पकड़ कर बैठ गई। ताहम इस वाक़े के बाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी। 2 DSPs और 4 SHOs पर मुश्तमिल खुसूसी टीमों ने महज 12 घंटे के कलील अरसे में न सिर्फ मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया, बल्कि जाए वक़ुआ से अहम शवाहद भी इकट्ठे किए, जो कि मुल्ज़म की तफ्तीश में उसको उसके मंतकी अंजाम में पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मुल्ज़म रफ़ीक, जो कि तकरीबन 20 से 22 साल सऊदी अरब में गुजारने के बाद वतन वापस आया था, अब कानून के शिकंजे में है, सलाखों के पीछे है, जहां पर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें उसे तहकीकात कर रही हैं। मुल्ज़म ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया? मुल्ज़म के पास असला कहां से आया? मुल्ज़म कब से कत्लो गारत का ये मंसूबा तश्कील दे रहा था? मुल्ज़म को किस किस बात का रंज था? इस तमाम बातों से हम पर्दा उठाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे पहले थाना A डिवीज़न, वहाँ हम SHO A डिवीज़न से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ गिरफ़्तार मुल्ज़म रफ़ीक से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उससे पूछेंगे क्यों 5 बेगुनाह अफराद को उसने मौत के घाट उतारा, क्यों बेगुनाह अफराद को फायरिंग करके ज़ख्मी किया। कत्लो गारत के इस वाक़े के बाद आज भी इस इलाके में खौफ की एक फ़िज़ा है, गम की एक फ़िज़ा है। 5 जीते जागते अफराद महज 3 मरला मकान की तनाज़े पर मौत की वादियों में उतर गए। गिरफ़्तार मुल्ज़म अपने इस घनौने कदम की क्या तौजीह पेश करता है, इस हवाले से हम उससे भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ। मकान के तनाज़ा पर साबक बीवी और ससुरालियों समेत 5 अफराद को कत्ल और 2 अफराद को ज़ख्मी करने वाला ख़तरनाक मुल्ज़म रफ़ीक इस वक्त बंद है थाना A डिवीज़न की हवालात में। अब तक की तफ्तीश में मुल्ज़म ने क्या इंकशाफ किए हैं, क्या वजह बयान की है अपने इस इंतहाई कदम की, इस हवाले से हम बात करेंगे SHO थाना A डिवीज़न, और इसके साथ साथ हम मुल्ज़म से भी गुफ्तगू करेंगे और उससे पूछेंगे क्यों उसने 5 इंसानी जानों की जान ली, क्यों उसने 5 अफराद को कत्ल किया, क्या ऐसी बात थी जिसने उसे ये इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर किया। आइए हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना A डिवीज़न इंस्पेक्टर मियां अनवर। तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की इस अफसोसनाक वारदात के हवाले से 5 अफराद को उनके थाने की हदूद में कत्ल कर दिया गया, 2 से 3 अफराद ज़ख्मी हैं, कहाँ तक पहुँची है इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात? ये सब बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, 5 अफराद मौत के घाट उतर गए।
3 अफराद ज़ख्मी हैं। कहाँ तक पहुँची हैं तहकीकात? क्या कहता है मुलज़म और कैसे गिरफ़्तार किया मुलज़म को आपने? मुलज़म का नाम है मोहम्मद रफ़ीक। बेसिकली जब हमें इत्तला मिली कि एक वाक़या हो गया है, मर्डर हो गए हैं 2-3, तो हम फ़ौरी मौका पे पहुँचे हैं। DPO साहब एहसन इकबाल साहब और हमारे DSP अज़हर गिल साहब की हिदायत पर मौके पे पहुँचे हैं। हमने सारा वाक़या को देखा तो 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी वहाँ पे और 3 जो मज़रूब थे, वो लतीफ़ाबाद का ये वाक़या है। तो 3 मज़रूब जो थे वो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। तो उसके बाद जो हमने उनको देखा, उनसे पूछा कि ये कैसा वाक़या है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, इनका तनाज़ा चल रहा था तकरीबन 1.5 साल से। रफ़ीक ने अपनी वाइफ को तलाक़ दे दी थी ड्यू टू उसके कोई मामलात थे, घरेलू तनाज़ात थे, जिस वजह से उन्होंने जो है ना वो तलाक़ दे दी। वो बाहर रहा काफ़ी साल, 20-25 साल। उसके जितने भी पैसे थे, जो सारी प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, वो सारी उसके बकौल ये था कि जो है ना उसने इनको ससुरालियों ने वो जो है ना ग्रैब कर लिया, हड़प कर ली, वो देते नहीं थे उसको, जिस वजह से वो बार बार तलाक़ की वजह से बच्चे भी नहीं उससे मिलते थे, जिस वजह से उनका तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन वो कोर्ट में गए। कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जो डिसीजन आया था वो ख़र्चे का दावा था। उधर उनकी हल्की फुल्की तू तकरार हुई। उस तू तकरार के नतीजे में वो घर आया है और जब वो पहुंची फैमिली तो गाड़ी से उतर रहे थे तो उन्होंने उनको शूट किया। उसके बाद फिर ये उधर से निकला, महबूब आलम चौक में गया। उधर इसने इसके जो अजीज़ थे 2 उनको फायर किया है, शूट किया है। वो भी उनकी मौके पर डेथ हो गई। इस तरह उसकी जो सास थी वो ज़ख्मी थी, वो भी सर उसके बाद डेथ हो गई। इस तरह 5 अफराद जो हैं इस वाक़े में मर्डर हुए हैं और जो 3 अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं। इसके बाद रात को एक फिर इसने वाक़या किया कि वो जो जिसने इसके प्लॉट था, इनका तनाज़ा बेसिकली ये था कि घर था, ये कहता था कि पैसे क्योंकि मैंने दिए हैं तो मेरे नाम ट्रांसफ़र किया जाए। उसकी वाइफ कहती थी कि मेरे नाम ट्रांसफ़र किया जाए। जो आबद वसीम है उसने उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिया उसकी वाइफ के नाम, जिस वजह से इनका मामला जो शिद्दत। अच्छा मियां साहब, फिल्मी अंदाज में शख्स फायरिंग करता रहा, जो सामने आया उसको मारता रहा। मुलज़म क्या कोई नफ्सियाती मरीज़ है या उसने ये इंतहाई कदम जो है किसी करैक्टर, किसी किरदार से मुतासर होके उठाया? क्या बताया है उसने तफ्तीश में? उसने जो ये बताया ना, बेसिकली वो मायूस हो चुका था ज़िंदगी से। वो कहता है मेरे पास सारा बहुत कुछ था, सारा उसकी बीवी और उसके ससुरालियों के हवाले हो गया और जो वो ख़ुद था वो कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा था और इवन उसके पास कुछ भी नहीं था, बच्चे भी नहीं मिलते थे, बीवी भी नहीं मिलती थी, सारी प्रॉपर्टी थी उनके पास थी। तो वो तंग आके ना उसने ये सारा कुछ किया है और अब वो कहता था कि कम से कम बाकी सारा कुछ ले लिया तो मुझसे ये ख़र्चे वगैरह ही डिमांड ना की जाए, मुझे परेशान ना किया जाए। तो वो जैसे बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, मायूसी की हालत में जाके उसने ये सारा कुछ किया। अच्छा, मायूसी की हालत में उसने एक कदम तो उठा लिया, मगर जिनके साथ तनाज़ा था उनको भी उसने मार दिया और बेगुनाह अफराद को भी कत्ल कर दिया। ये कौन सी मायूसी थी, ये कौन सी? बेसिकली उसका ये स्टेप था। अब उसको उसकी तफ्तीश कर रहे हैं हम इस सिलसिले में इंशाल्लाह। उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। उसको हमने पकड़ लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है, वो अरेस्ट है, बर रिमांड जिस्मानी है। उसका पिस्टल वगैरह, उसका मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग उसकी जो थी वो रिकवर हो चुकी है। तफ्तीश उसकी जारी है। कैसे गिरफ़्तार किया मुलज़म को और अब तक की तफ्तीश में वो क्या कहता है? इस वाक़या के बाद DPO साहब उकाड़ा हसन इकबाल साहब ने फ़ौरी तौर पे 2 DSPs और 4 SHOs की टीम बना दी। उस टीम के नतीजे में तमाम टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तकनीकी बुनियादों पे फ़िज़िकली रेड करके मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ इत्तलात थी उसको रेड करके उसको गिरफ़्तार किया है और उसकी गिरफ़्तारी के बाद अब मुलज़म रिमांड पे है। अब दौरान रिमांड वो ये कहता है कि ये जो मामलात हैं, मेरे ससुरालियों के साथ झगड़ा था, बीवी के साथ झगड़ा था, मेरे साला, मेरी सास और जो उसके इवन जितने भी अजीज़ व अकारब थे, वो सारे जो थे वो कोई भी मेरी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैंने मुतअद्दिद बार सुलह की कोशिश की, मैं अपने दोस्तों से भी कहा, किसी ने मेरी सुलह भी नहीं करवाई। वो कहता है कि इस गुस्से में आके जिस दिन केस में कोर्ट केस में उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और वो अपना उसको जो ख़र्चे का दावा था वो ख़र्चा अदालत में जमा करवाना पड़ा, उसके पास पैसे नहीं थे। उस गुस्से में उधर छोटा मोटी तू तकरार हुई, उसके बाद आके उसने ये सारा वाक़या किया है।
आपने बातें सुनी SHO थाना A डिवीज़न इंस्पेक्टर मियां अनवर की। उनका कहना है कि गिरफ्तार मुलज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। मुलज़म अभी मुख्तलिफ़ बयानात दे रहा है और इसके बयानात की ही रोशनी में तहकीकात के दायरा कार को मज़ीद वसी कर दिया गया है। यहाँ से हम चलते हैं मुलज़म रफ़ीक की जानिब और उससे पूछते हैं क्यों उसने 5 बेगुनाह अफराद को कत्ल किया। क्या कहता है वो अपने इस इंतहाई कदम के बारे में। आइए हमारे साथ। यह है मुलज़म रफ़ीक जिसने घरेलू तनाज़ा पर अपनी साबिका बीवी समेत 5 अफराद को कत्ल किया और 3 को ज़ख्मी किया। मुलज़म इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। क्या कहता है वो अपने जुर्म के हवाले से, उससे बात करते हैं। अब 5 अफराद को कत्ल कर दिया, क्या वजह थी, क्या ऐसी बात हो गई कि इतना बड़ा कदम उठा लिया? सर मैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट था, सऊदी अरब में काम करता था एज ए इलेक्ट्रिकल फोरमैन। तो मैं जब वहाँ से वापस आया तो एक घर लिया मैंने फ़तेह टाउन में, तो उसका स्टाम्प करा के रखा मैंने घर। तो उसके बाद मैं चला गया लाहौर कुछ दिनों के लिए। तो जब मैं वापस आया तो ये मेरा घर किराए पे दे के चले गए हैं ये लोग। तो मैंने आके कॉल किया इसको, अपने काशिम मजीद को और आशिक हुसैन साहब को। मैं बोला कहाँ हो तुम? कह रहे हमने घर आपका किराए पे दे दिया है, तो जाओ जिधर जाना है। तो मैं 26 साल वहाँ काम करता रहा हूँ पावर प्लांट पे, तो पूरा पैसा इनको मैं भेजता रहा हूँ। 3.5 लाख मेरी तनख्वाह थी। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, जाके ना अदालत में इरम यूसुफ के पास तलाक ले ली और ख़र्चा लगवा दिया मेरे ऊपर। और 15 महीने से मुझे बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। और उसके दौरान मैंने देखा 1-2 बार कि अदनान नाम का एक लड़का था, वो इससे मिलने आता था और मुझे मोहल्लेदारों ने कई बार बताया। फिर मैंने एक बार पकड़ा भी है उसे, तो उसको तो इन्होंने बाहर भेज दिया। तो ये मेरी जितनी भी सही जायदाद, पैसा 9 करोड़ रुपया और 1350 ग्राम सोना और घर का सामान तकरीबन 1 करोड़ रुपए का और 1.5 करोड़ का ये घर है, ये सारा अपने नाम लगा के भाग गए, फ़रार हो गए। तो मैंने FIR कराई यहाँ A डिवीज़न में। तो उसको भी इन्होंने ना पैसे दे के बेगुनाह हो के फ़रार हो गई। फिर मैंने इस्तखासा किया अदालत में और उसके बाद इरम यूसुफ की अदालत साहब मेरी पेशी हुई। तो वहाँ 15 महीने में जाता रहा हूँ, मुझे बच्चों से नहीं इन्होंने मिलने दिया गया। तो तुमने इसको देखते हुए तुमने कहा पता नहीं कितना जुल्म हो गया, 5 बंदे मार दिए। सर मैं क्या करता, 3 बंदे मुझे जख्मी जीना कर भारी दिए। कर दिया फिल्मी था। अंदाज में तुम उकाड़े की सड़कों पे गोलियां चलाते नहीं रहे। सर, मैं खौफ व हरास फैला दिया तुमने यार। मेरे काशिफ और ये आशिक साहब सर और आबद हुसैन मेरा जीना भारी कर दिया था। मुझे ना मुझे बच्चों से मिलने दे रहे, ना मुझे रहने की जगह। मैं मांग मांग के रोटियां खा रहा हूँ, काड़ा में ग्राउंड में सो रहा हूँ, मैं थड़ियों पे सो रहा पिस्टल हूँ। कहाँ से लिया था? पिस्टल मैंने लिया है इससे चौधरी मोहम्मद आजम है, उसके साथ 2 और लोग हैं। 24,000 का। 24,000 रुपये जी, तुम्हारे पास? और तुम कह रहे उसके मेरे पास साथ- खाने पीने के पैसे नहीं थे। जी मेरे पास मोबाइल था मेरा, वो मैंने बेच के ये फिर लेना पड़ा मुझे। अच्छा, जब मैं फिर तंग आ गया। कैसे तो प्लान इसके साथ तरतीब 2 दिया लोग और थे। कि कैसे किस किस को कहाँ कहाँ गोलियां मारनी? तो ये चौधरी मोहम्मद आजम के साथ 2 बंदे और हैं जिन्होंने ला के दिया इसको, फरहान नहीं, मुझे सफदर ये और बताओ, 5 बंदे मार दिए, बेगुनाह बंदों को भी मार दिया तुमने। बेगुनाह सर, वो सभी कितना बेगुनाह मेरा थे। सब 9 करोड़ रुपया ले गए, 1350 ग्राम सोना ले गए। मुझे रोड पे घूम रहा हूँ मैं, मांग के रोटियां खा रहा हूँ। अभी और बच्चे कहाँ से कितने हैं मैं जाऊँ? तुम्हारे? मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा। अब बेटियों का क्या होगा? बेटी को भी तुमने मार दिया, वो नहीं, वो बेगुनाह। मुझे नहीं पता चला, वो पीछे खड़ी थी कार, वो क्रॉस होके गोली लग गई उनके। फिर तो अल्लाह अब उनको उनका शिफा क्या देगा। बनेगा? माँ मर गई, तुम हथकड़ियाँ लगा के इधर थाने में, यहाँ से तुम जेल चले जाओगे। वो तो दर बदर हो गए, रुल गए। उनके मुस्तकबिल का क्या वो तो बनेगा? घर है, खैर घर में रह रहे हैं। घर से पेट भर जाएगा, घर से बाप की शफकत और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, बाप के नाम की मोहब्बत मिलेगी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह तो खैर करेगा, मगर अल्लाह ताला ये भी तो कहते हैं ना कि सब्र करें। मैं सर कहाँ जाता इन्नमा फिर साबिरीन। बताएं। मैं कहाँ जाता फिर तो बताएं। 5 बंदे मार हर दिए। जगह से मुझे नाउमीदी मिली है, हर जगह से। अब क्या करोगे? अब क्या, अब अल्लाह तवक्कल है बस। तो पहले भी तो अल्लाह तवक्कल ही था। तो मुझे जीने नहीं दे रहे थे सर। मुझे जब अब भी जीने मैं देंगे। यहीं से भी जाता, मुझे कह रहा तुझे गोल अब जियोगे। काट के फेंक देंगे, नहर में फेंक अब देंगे। जियोगे। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बातें सुनी आपने मुल्ज़म की, कभी कुछ बयान दे रहा है, कभी कुछ बयान दे रहा है, ख़ुद को मज़लूम साबित करने की कोशिश भी कर रहा है, मगर 5 अफराद की जान ली है इसने और बिल्कुल उकाड़े की सड़कों पर फिल्मी अंदाज में फायरिंग की है इसने, दहशत का माहौल पैदा किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, जिसके मुकम्मल होने के बाद इस पर आयद की जाएगी फ़र्द जुर्म। यहाँ से हम चलते हैं DPO उकाड़ा हसन इकबाल की जानिब और उनसे पूछते हैं इस केस की तफ्तीश के हवाले से। आइए हमारे साथ।
मेरे साथ मौजूद हैं DPO उकाड़ा हसन इकबाल। तो हम उससे पूछते हैं 5 अफराद के कत्ल की इस अफसोसनाक वारदात के हवाले से। हसन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या वजूहात सामने आई हैं, क्या कहता है गिरफ़्तार मुलज़म और कैसे मुलज़म की गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे सर्विस में एक जो कुछ वाक़यात होते हैं दिलखराश, जो आपके जहन में अनमिट अपने नकूश छोड़ते हैं, ये उनमें से एक सानहा था। दिन तकरीबन 1:20 पे कॉल चली कि जी यहाँ पे फायरिंग हुई है और कुछ ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं या गिर गई हैं। फ़ौरन SHO को वहाँ पे भेजा गया। मैं ये बताता चलूँ कि उस दिन हमारी एक स्पेशल ड्यूटी लगी हुई थी, ज़िले से सारी नफरी भी गई हुई थी। तो SHO जब वहाँ पे पहुँचे हैं अभी उधर रिस्पॉन्ड करने के लिए कॉल पे, तो फिर दोबारा ठीक 10 मिनट के बाद दूसरी कॉल चली कि जी यहाँ पे फायरिंग हुई है और 2 अफराद जो हैं उनके ज़ख्मी होने की शदीद इत्ला है। सूरत हाल ये सामने आई कि मुलज़िम रफ़ीक जो इलेक्ट्रीशियन है बाय प्रोफेशन, ये 20 साल सऊदी अरब में रहा। 2017 में ये पाकिस्तान वापस आया। जब ये सऊदी अरब में था तो उस दौरान जो इसकी फ़ैमिली है, इसकी मिसेज़ फ़रज़ाना जो अब मकतूला है, वो और इसके बच्चे ये अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी। दूसरी कॉल चलती है 10 मिनट के बाद। मालूम होता है कि यहाँ पे भी 2 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं और जैसा आप जानते हैं कि उस दिन एक स्पेशल ड्यूटी थी, तो हमारे जो मुतल्लिका DSP साहब हैं वो भी स्पेशल ड्यूटी पे गए हुए थे, तो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो कुछ इस तरह की बात सामने आती है कि ये फ़रज़ाना जो मकतूला है, ये इसका साबका शौहर मुलज़िम रफ़ीक, ये उसने ये हरकत की है। हॉस्पिटल में जब फ़ौरन एक फ़रज़ाना को, उसके भाई काशिफ़ को, इसी मुलज़िम जो रफ़ीक है, इसकी बेटी ज़ख्मी हालत में और साथ में जो मामी सास थी फ़रज़ाना की, उनको लाया जाता है बहुत सीरियस हालत में। साथ में और 2 डेड बॉडीज़ आती हैं, इसके मामू ससुर की और बासित जो उनका बेटा है उसकी। ये बात सामने आती है कि ये इलेक्ट्रीशियन था बाय प्रोफेशन, 20 साल सऊदी अरब में रहा। इस दौरान फ़रज़ाना यहाँ पे थी। ये इल्ज़ाम देता है कि जी इस दौरान फ़रज़ाना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो किसी और मर्द के साथ इस्तेवार किए, जो एक महज इसका इल्ज़ाम है अभी। और हम ये बात मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात जो है कोई भी कातिल वो अपने आप को बचाने के लिए भी ये बात कर सकता है। तो बड़ी अजीब सी तोज़ीह है कि जी वो खातून के किसी के साथ ताल्लुकात थे तो मैंने ये कत्ल कर दिया। क्या इससे मामले की संगीनी कम हो जाती है? देखें जी, पहली तो बात यह है कि किसी भी इंसान की जान लेना, ये किसी भी हैसियत से किसी भी मसले में ना सिर्फ ये गैर कानूनी है, ये गैर इंसानी अमल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसकी ये तौजीह मान भी ली जाए तो क्या मुझे आप बताना ये पसंद करेंगे कि जो इसकी अपनी बेटी है जो शदीद ज़ख्मी है, उस बेचारी का क्या उसका क्या कसूर था? इसके भाई का क्या कसूर था? उसके बाद जो 2 जानें और गईं और फिर एक और शाम को फिर वाक़या पेश आया जिस तरफ मैं आता हूँ। ये फिर सऊदी अरब में रहा। ये कहता है कि जी मैं पैसे भेजता रहा, उसमें कोई प्लॉट ख़रीदा गया, प्लॉट जो है वो बीवी के नाम करवा दिया गया। इस दौरान इनकी बिटरनेस बढ़ गई मियाँ बीवी की, तो उसने इससे तलाक़ ले ली अदालत के थ्रू और नान नफ़क़े का केस इस पर दायर कर दिया। नान नफ़क़े का केस दायर किया तो फिर इसको जो है वो जो नान नफ़क़े का दावा है वो जीत गई। तो उस दिन वहाँ पे अदालत में इसकी कोई मुँह मारी हुई, बकौल मुलज़िम के तलख़ कलामी हुई। उस दिन इस पे केस भी था। ये वहाँ पे अदालत में कहता है इसके मुताबिक मुलज़िम के अपने बच्चों से ना मिल सका। ये वहाँ से सीधा निकला है अदालत से और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर जो मकतूला की सास का मामी सास का घर था, ये वहाँ पे पहुँच जाता है और एक पहाड़ में छुप जाता है। जैसे ही ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं, ये उनके पास गाड़ी पे जाता है। सबसे पहले ये अपने मकतूल साले के साथ जो है उसको कहता है कि तुमने आज मुझे कहा, मैं तुम्हारे साथ ही बदला लेता हूँ। वहाँ पे बिल्कुल कोल्ड ब्लड में ये उसके ऊपर फायर करता है। इस दौरान जो इसकी बहुत ही मासूम मामी सास, वो जब गाड़ी से निकलती हैं भागने के लिए, उन पर फायर करता है। फिर नीचे शीशा खोल के अपनी मकतूला जो एक्स बीवी हैं उस पर फायर करता है और फिर इसकी बेटी को भी फायर लगता है।
यहाँ पे एक जो राहगीर है वो भी मामूली ज़ख्मी होता है बुलेट के रिकशे होने से। फिर ये अपनी ही मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता है अपने मामू ससुर को और उसके बेटे को मौत के घाट उतार देता है उनकी दुकान पे। यहाँ पे फिर बात बस नहीं होती, ये जाके एक जगह पे पनाह लेके बैठ जाता है। इस दौरान हम इसकी जो तलाश भी शुरू करते हैं। जो इसकी मामी सास हैं उनको हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं कि किसी तरह ज़िंदगी बच जाए, और हम अपने जो अंदाज़ है पुलिस का इसके वेयर अबाउट्स का पता करना शुरू करते हैं। साथ में मुख्तलिफ़ इदारों की मदद भी हासिल करते हैं। एक बात ये सामने आती है कि चूँकि सऊदी अरब में रहा, ये मुल्क से भाग ना जाए, तो उस हवाले से भी हम अपना काम शुरू करते हैं कि रात को 8 बजे इत्ला मिलती है कि एक और फायर हुआ है सेम थाने की हदूद में। जब वो जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्टिकल्स के मालिक हैं, उनको फायर लगा होता है। तो बड़ी ये परेशानी आती है। तो फिर ये बात पता चलती है कि जो घर इसने प्लॉट लिया था वो उन्होंने इसकी बीवी के नाम पे करवाया था, उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था जो कागज़ दिए गए। तो ये उस गम में गुस्से में जाके उन पे करता है। अच्छा, यके बाद दीकरे हसन साहब फायरिंग के तसलसल को बरकरार रखना, लोगों को बेदरेख कत्ल करना, ज़ख्मी करना, क्या मुल्ज़म इंस्पायर था किसी सीरियल किलिंग करैक्टर से कि मुल्ज़म ने क्या इस हवाले से बताया? नहीं, मुल्ज़म को ख़ुद मैंने इंटरोगेट किया, तफ्तीश करवा रहा हूँ अपनी सुपरविज़न में। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जिसमें कहा जाए कि ये कोई जराइम पेशा शख्स था या इसमें कोई इसके सिर्फ थी। जिस तसलसल से उसने फायरिंग की, जिस तरह बेखौफी से वो लोगों को मारता जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो पूरा प्रोफेशनल किस्म का आदमी कर सकता, आम आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक और भी मैं समझूंगा कि इसके अगर नज़रिए से देखा जाए तो इसके मुताबिक इसकी फैमिली इससे दूर जा चुकी थी। फाइनेंशली इसके पास रहा कुछ नहीं था, क्योंकि जो इसका घर था वो भी बेगम ने अपने नाम करवा लिया था। बाकी ये कहता है कि जी मैं अदालत से केस भी हार गया था, तो अब इसके पास इसके मुताबिक जीने का कोई जवाज़ नहीं रह गया। तो भाई खुद को गोली मार लेता वो भी एक गैर कानूनी अमर है। मैं इसमें जो एक चीज़ मेरे सामने आई, जो एक मेकनिज़म है ना जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर, या जो एक फाइनेंशियल सेफ्टी का जो एक इशू है कि जो हमारे ओवरसीज़ में मर्द हज़रात काम करें, फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, ये एक पहलू यकीनन सामने है कि इसको भी देखने की ज़रूरत है कि वो किन हालात में वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर आएँ। तो ये एक प्लाइट सामने आया। अच्छा सर, वेपन पिस्टल उसने और गोलियाँ कहाँ से ख़रीदी? क्या ये लीगल थी या इलीगल थी? नहीं जी, बिल्कुल, ये इसने 24,000 रुपये का इसने ये जो है ये ख़रीदा था। हमने जिस शख्स से ये इसने ख़रीदा हमने उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। फिर इसने इसको बड़े ही तरीके से फिर मैंने ही इसको वो ट्रैप करवाया था। ये अपना फ़ोन बंद कर देता था और ये इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि अगर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इस्तेमाल करेगा तो ये जो है धर लिया जाएगा। लेकिन हमें कोई एक लीड मिली, उस लीड को इस्तेमाल किया। ये उसके बाद जो है ये एक मतलूबा जगह पे पहुंचा जहाँ से इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। इसमें दो बातें सामने आई। इसने आते ही एक और प्रॉपर्टी डीलर का नाम लिया कि जी मैंने ये वेपन उससे ख़रीदा था। हम जब उनको लेकर आए तो हमें ये बात सामने है कि ये उस दिन उनके पास भी गया था। वो अल्लाह का करम है कि वो अपनी दुकान पे मौजूद नहीं, वो बच गए थे। तो दो बातें सामने हैं कि उस दिन इसने इससे ज़्यादा जो इसकी जहन में लिस्ट थी, वो तमाम लोग जिसने किसी भी हवाले से इसकी बेगम की मदद की किसी भी सेटलमेंट में, क्योंकि इनकी पंचायतें भी होती रहीं। इसने फिर एक FIR करवाने की भी कोशिश की थी अपनी बेगम के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है अब अपनी जब बेगम के ख़िलाफ़ तो नहीं वो इस तरह से लीगली प्रोसीड कर सकते। मुल्ज़म रफ़ीक ने जिस तरह ये कत्ल व गारत की है, क्या उसने दौरान तफ्तीश ये आपको बताया कि कब से वो ये मनसूबा तश्कील दे रहा था? देखें जी, वो तो ज़ाहिर है अपनी जो मैक्सिमम इस वक्त वो मासूमियत है वो साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये वेल थॉट आउट था और इसने ये जहन बना लिया था कि अगर आज ये केस अपना हारता है तो फिर इसने ये इंतहाई संगीन जो है ये कदम उठाना है। और इसमें एक और जो पहलू सामने आया वो ये आया कि अगेन ये जो हमारे फैमिली मैटर्स हैं, ये जो सिविल लिटिगेशन है,
इसका कोई एक मेकनिज़म होना चाहिए कि ये टाइमली मसाइल जो हैं लोगों के हल हो जाए। अब ये अपना हिसाब किताब रख के बैठा हुआ है जो 20 साल से ये कहता है जी जो कुछ मैंने कमाया मैं पाकिस्तान लेके आया, वहाँ पे मेरा ख़र्चा नहीं था और ये मेरे साथ जो है ये नाइंसाफ़ी हुई। अब ऐसा कोई फोरम होना चाहिए कि ऐसे जो मसाइल हैं, जो सिविल लिटिगेशन के मसाइल हैं, जो लेन देन के मसाइल हैं आपस में फैमिलीज़ के जो मसले मसाइल हैं, कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये मैंडेट टेक्निकली पुलिस का भी नहीं है। क्योंकि अच्छा हसन, कत्ल गारत की वाक़यात में अक्सर व बेशतर इलीगल वेपन गैर कानूनी असले का कसरत से इस्तेमाल होता है। पुलिस की जानिब से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी हम गैर कानूनी असला बेचने वाले रखने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, मगर इस वाक़े ने एक मरतबा फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं कि किस तरह आज़ादाना असले की खरीद व फ़रोख्त जारी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की है? और जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ब्लैक मार्केट, अगर मैं ये कहूँ कि एक ब्लैक मार्केट मौजूद नहीं है, थ्रेविंग ब्लैक मार्केट मौजूद नहीं है, या पाकिस्तान में जो देसी मैन्युफैक्चर हो रहा है, ज़ाहिर है कि जो देसी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो कहीं पे कारखाने भी लगे होंगे उसके, तो ये एक पूरा सप्लाई बेस्ड मैकेनिज़्म है और इसको क्लैम्प डाउन करने की ज़रूरत है और इस पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए। क्या हिकमत अमली है उकाड़ा शहर को गैर कानूनी असले से पाक करने की? बिल्कुल है, इसमें हमारी प्रिवेंटिव जो एक्शन है वो ठीक ठाक किया जा रहा है और अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत ज़्यादा अपनी ये स्नैप चेकिंग्स और ये IBOs जो हैं ये बढ़ा दी हैं, तो इससे होपफुली आएगी। लेकिन मैं फिर एक सवाल जो मैं आपके तवज्जुह से आपके सामीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या हमारे जो बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त का एक ये जो कल्चर है, इस पे एक बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत है कि बहैसियत माशरा ये सारी ज़िम्मेदारी जी माशरे की होती है, क्योंकि हमने उस माशरे की पुलिसिंग करनी है। तो क्या ये जो हमारे रवैये, हमारी अदम बर्दाश्त, जो हमारी आपस की घर की, जो मैं फिर बात करता हूँ कि सिविल मामलात में कि हमने किसी को नीचा दिखाने के लिए या करने के लिए इस किस्म की तल्ख़ बातें करना, तो जब आप एक पूरी कहानी देखते हैं तो उसमें आपको एक पहलू ये भी नज़र आता है कि जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा सोशली, जो हमारे एक सोशल फैब्रिक है वो बहुत गिरावट का और टूट फूट का शिकार हो चुका है। बात सुनी आपने DPO उकाड़ा हसन इकबाल की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़म रफ़ीक से तहक़ीक़ात की जा रही हैं, मगर इसके साथ साथ कत्ल गारत के बढ़ते हुए ये वाक़यात माशरे में अदम बर्दाश्त और बेरार रवी का जो है शख्साना भी हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जहां पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, वहीं माशरे को भी अपना कारआमद किरदार अदा करना होगा। साथ मौजूद हैं मकतूला फरजाना के करीबी अजीज़ प्रोफेसर रमज़ान। हम उससे पूछते हैं इस अंदरनाक वाक़े के हवाले से। रमज़ान साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। कैसे हुआ ये वाक़या, इतना बड़ा वाक़या हो गया? दोपहर तकरीबन 12:45 का टाइम था, तो गाड़ी उनकी आके रुकी है, हाई रूफ गाड़ी थी, और अभी आके गाड़ी रुकी है तो दरवाज़ा जो पैसेंजर सीट वाला खुला है, उसमें से लेडीज़ बाहर आई हैं, तो पीछे से बाइक उसने रोकी और बाइक से उतरते ही उसने लगातार फायरिंग शुरू कर दी। जबकि जो ड्राइविंग सीट पे फरजाना का भाई था वो उतरे और साथ ही उसने उस फरजाना के भाई जिसका नाम काशिफ था उस पर भी गोली मारी है, और जिसकी वजह से वो मौका पे ढेर हो गया उधर। और फरजाना बीबी की जो ज़ाहिर बात है कनपट्टी पे उसने रख के गोली मारी और मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। जबकि शोर सुन के उनकी वालदा बाहर निकली हैं, उन्होंने अभी दरवाज़ा खोलें तो साथ ही उसने उनकी तरफ पिस्टल की है और साथ ही उस पर भी उन्होंने फायरिंग, एक जुनूनी अंदाज में उसने ये सारा कार्रवाई की है, जैसे एक इंसान नॉर्मल हवास में नहीं होता, जुनून में होता है, और उसने ये सारा का सारा उस पर जैसे खून सवार था और उसके सामने जो आता गया है। यहाँ पे एक और राहगीर था, उसके सामने आया और उसने उस पर भी अंदोनाक तरीके से उस पर अटैक कर दिया। क्या मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से? अल्टीमेटली ऐसे शख्स को हैंग टिल डेथ सज़ा होनी चाहिए,
क्योंकि ये इस तरह के जो लोग होते हैं मुआशरे के लिए बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। और हमारे इस गली के अंदर, इस इलाके के अंदर उस दिन से खौफ और रास फैला हुआ है और अभी तक बच्चे प्रॉपर सो नहीं सके। तो मेरा तो मुतालबा है कि तमाम हुकाम से भी, हमारे इलाका के SHO से भी और तमाम वज़ीर आला और DSP जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, उन सब को उसकी प्रॉपर इस पर एक्शन लेते हुए इसको सज़ा देनी चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए उस जुनूनी मुल्ज़म रफ़ीक को। मेरे साथ मकतूल ख़ानदान के एक और करीबी अजीज़ हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अशरफ साहब, क्या है वाक़या? कब से ये झगड़ा चल रहा था? कब से ये लावा पकड़ा था कि इतना बड़ा वाक़या हो गया? झगड़ा तो इनका को पहले चल रहा था। ये इनकी तलाक इसने दी हुई थी अपनी बीवी को, तो ये उस बीवी के वालिदैन इधर रहते थे, उसका भाई और उसकी वालदा इधर रहते थे। तो एक दिन पहले भी परे पंचायतें होती रहती थी, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती थी। उस दिन तो फिर मैं जब पहुंचा यहाँ, तो मैं थोड़ी देर लेट पहुंचा, तो इधर आया तो काशिफ साहब उधर सड़क उधर पड़े हुए हैं, उसकी बहन उधर पड़ी है, वालदा उसकी इधर पड़ी हुई है। तो वो जो राहगीर है वो इधर था, उसको भी उसने फैर मारा है। जो भी उसके सामने आता गया वो सबको फैर मारता गया। फिर इंतहा उसने ये किया कि इस गली में गया, सारे रास्ते फायरिंग करता गया, एक हाथ से फायरिंग करता गया, एक हाथ से मोटर चलाता। क्या मुतालबा करते हैं? हम करते हैं कि सख्त से सख्त इसको सजा दी जाए ताकि बाकी लोगों को इबरत हो इस वाक़े की। ये थे मकतूल ख़ानदान के करीबी अजीज़, जिनका कहना है कि मुल्ज़म ने खून की होली खेली। उसने गाड़ी जैसे ही रुकी मकतूला फ़रज़ाना की, तो उसने मकतूला फ़रज़ाना को गोली मारी, फिर उसके भाई को गोली मारी। अंदर से वालदा अपने बच्चों को बचाने के लिए आई तो उसने उसे गोली मारी। यहीं पे उसने बस नहीं किया, कुछ फासले पर एक राहगीर खड़ा था, उसको भी गोली मारी और जुनूनी अंदाज में यहाँ से वो फायरिंग करता हुआ गया था। इस गली में जब खून की होली खेली गई तो गली में खौफ व हरास फैल गया। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के रहायशी सफदर हुसैन, तो हम उनसे पूछते हैं इस वाक़े के हवाले से। सफदर साहब, कैसे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? जी, मैं उस वक्त सामने वहाँ खड़ा हुआ था, कोने पर अपने घर के सामने। तो मैंने देखा कि ये ना यहाँ फायरिंग शुरू हुई है। पहले तो मैं समझा कि यार शायद वो बाइक नहीं आजकल आए 125 कि वो लड़के जो है ना वो कुछ पटाखे वगैरह चला रहे हैं। तो फिर जब मैंने देखा तो आगे वहाँ से भागा हूँ, तो यहाँ पे काशिफ लड़का जो इसकी डेथ हुई है वो यहाँ पे गिरा हुआ था। मैं वहाँ से भाग के यहाँ आया हूँ तो देखा तो वो गिरा हुआ था, उसके भी सांस चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने फिर आके ना 15 पे कॉल की, उसके बाद फिर मैंने रेस्क्यू को कॉलिंग की है। तो उसके बाद जो ना पहले रेस्क्यू वाले आए हैं, फिर 15 पुलिस वगैरह भी आ गई। तो उसके बाद जो ना वो मेरे सामने इधर बेचारी बैठी थी, उसकी जो वालदा है उसकी डेथ, मतलब उसको हमने महल्ले वालों ने मिल के जो उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके बाद काशी है वो मेरे सामने, उसने दम तोड़ा बेचारे, उसको फायर यहाँ पे लगा हुआ था तो तड़प रहा था। हम लोग भी बस थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो वो बंदा जो है उसने यहाँ से फायरिंग करता हुआ उधर से आगे वाली गली बाइक पे था, वो टर्न होकर निकल गया। तो मेरे सामने सब कुछ हुआ है। मैंने मतलब ये चीज़ जो है ना वो नोट की, तो ये बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है। बाकी जो है अल्लाह ही बेहतर जानता है पीछे इसकी कहानी क्या है, पीछे वाली कहानी का भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो सीन हुआ है वो ये एक बदार यहाँ पर जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। माँ के सामने उसकी बेटी और बेटे को कत्ल किया, फिर माँ को भी कत्ल किया उस दरिंदा सिफ्त मुल्ज़म ने। तो ये सूरत हाल थी जाए वक़ुआ की, जो कि हमने आपको दिखाई। तो अब यहाँ से हम चलते हैं थाने की जानिब। लतीफ़ाबाद में मकतूला फ़रज़ाना, उसकी वालदा और भाई को कत्ल करने के बाद मुल्ज़म रफ़ीक आया महबूब आलम चौक में, जहाँ उसने मकतूला फ़रज़ाना के मामू आशिक और उसके बेटे सलमान को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। दोनों बाप बेटे को मुल्ज़म ने यहाँ पर फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद यहाँ से फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद मुल्ज़म कुछ देर के लिए छुप गया, जिसके बाद उसने मेन रोड पर जाकर एक ऑप्टिकल स्टोर के मालिक आबिद को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था। फायरिंग के यके बाद दीगरे होने वाले इन वाक़यात ने उकाड़ा पुलिस को चकरा कर रख दिया था। पुलिस ने फौरी तौर पर मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए की इलाके में नाकाबंदी। उकाड़ा के इलाका लतीफ़ाबाद में 3 अफराद का कत्ल और उसके फ़ौरन बाद ही महबूब आलम चौक में बाप बेटे का कत्ल। 5 कत्लों की इत्तला मिलने पर सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले DSP मोहम्मद सलीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम मोहम्मद सलीम से पूछते हैं कि
कैसे ये वकूआ पेश आया और जब वो मौके पर गए तो क्या मनाजर थे। सलीम साहब, आप जब ये कत्लो गारत हुई उकाड़ा शहर की सड़कों पे 5 अफराद को यके बाद दीगरे कत्ल कर दिया गया, घरेलू तनाज़ा पर, महज 3 मरला मकान के तनाज़ा पर, तो आप जाए वकूआ पर गए थे तो क्या मनाजर थे वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुझे इतला मिली तो मैं सीधा ना हॉस्पिटल, मुझे पता लगा कि तमाम नाशें जो है हॉस्पिटल पहुँच चुकी हैं। तो मैं जब उधर पहुँचा तो उधर आशिक और सुलेमान की डेड बॉडी थी और ज़ुबैदा जो फरजाना जो कि रफ़ीक जिसने मर्डर किए उसकी सास की उधर मजरूब थी और दूसरा मरियम जो कि रफ़ीक की बेटी है ये उधर मजरूब थी। 2 की डेड बॉडी थी और 2 मजरूब थी। तो जब मुझे मज़ीद इतला मिली कि एक इनका जो रिहाइश है फरजाना की तो उधर भी कोई डेड बॉडी पड़ी है। फिर मैं उनके घर चला गया। जब घर देखा तो उधर फरजाना की डेड बॉडी पड़ी थी और काशिफ की पड़ी थी जो कि रफ़ीक का साला था। तो इसमें कम अज़ कम ये 5 आदमी का मर्डर था, जिसमें जो ज़ुबैदा थी वो मजरूब थी। जब उस साहिवाल भिजवाया तो उसकी उधर जाकर डेथ हो गई। तो ये 5 कत्ल हुए जिसमें 2 लेडीज़ थी और 3 मर्द थे। तो इसमें मज़ीद जो है इसकी जो बेटी थी मरियम वो भी ज़ख्मी थी और फिर इसका एक वहाँ गूंगा था जो कि इनका महल्लेदार था तो उसको भी फैर लगा। अच्छा, ये जब वाक़या पेश आया तो उकाड़ा की फ़िज़ा में खौफ व हरास फैल गया। इससे पहले उकाड़ा की तारीख़ में ऐसे किसी वाक़े की नज़ीर नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। तो आपने इब्तदाई तहकीकात की तो क्या चीज़ सामने आई? जो इब्तदाई तहकीकात की तो जो हमें पता चला कि ये रफ़ीक की जब फरजाना से शादी हुई उसमें 3 बेटे थे, 3 बेटियां थी और 1 बेटा था, क्योंकि ये सऊदीया में काम करता था। इसने कोई 20-25 साल उधर काम किया और जो उधर का पैसा जो वो ये कमाता था ये अपनी बीवी को, अपनी सास को और दूसरा अपने साले को भेजता था। तो उन्होंने इधर प्लाट वगैरह या घर वगैरह जो भी इधर ख़रीदा, जब वे वापस आया तो इस दौलत पे जो पैसा कमाया था, भेजा था, जो मकान वगैरह थे, उस पे इनका झगड़ा हुआ। अच्छा, मुलज़म को गिरफ़्तार करने वाली टीम को आप लीड कर रहे थे, उस टीम का आप हिस्सा थे, नुमाया आपका किरदार है। तो कैसे मुलज़म को गिरफ़्तार किया और क्या कहा मुलज़म ने जब आपने उसको पकड़ा? जब भी मुझे इतला मिली, जब ये डेड बॉडियाँ हर चीज़ देखी तो उसमें DI साहब, DPO साहब तमाम की हदायत, DPO साहब ने तो बल्कि पूरे इस जो भी हमारा वकूआ होता है तमाम को उन्होंने मॉनिटर किया। आगे हमने तमाम जितने भी हमें उसकी लोकेशन ली मोबाइल की जो हमें इधर कॉलोनी की मिली, तो हमने जो इतने भी कॉलोनी के रास्ते हैं उनको बंद किया मिसाल फोर्स के ज़रिए और फिर रात पूरी हमें लगी। तो अल्लाह ताला का करम है कि सुबह तक हमने उसे अरेस्ट कर लिया। जब हमने अरेस्ट किया तो उससे इंटरोगेशन की तो उन्होंने फिर यही अपनी चीज़ बताई कि इस तरह मैं सऊदी में काम करता था, जितना मैंने कमाया मैंने अपनी वाइफ को दिया। देने के बाद ये हमारे आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद फरजाना ने तलाक ले ली और ये मैं डिसहार्ट हो गया। तो इसके बेस पे मैंने ये वकूआ किया। लेकिन वकूआ किसी तरह भी हो एक बहुत बड़ा सानिया था, क्योंकि ये पुलिस के लिए भी चैलेंज था और पुलिस ने, मैं समझना कि सब अफसरान हैं, DI साहब है, DPO साहब है और तमाम टीम, ये उनको क्रेडिट जाता है कि तमाम मिलकर और ये इतना बड़े सानिया के मुलज़म को बड़ी थोड़े टाइम में गिरफ़्तार किया। मुलज़म को आपने गिरफ़्तार कर लिया है, कब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, कब तक उसका चलान आप अदालत में जमा करेंगे? ये चलान तो 14 दिन के अंदर ही जाता है इंशाल्लाह। बिल्कुल जो भी टाइमिंग है उसके मुताबिक चलान जाएगा और मुलज़म को जो भी कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद है उसको चलान अदालत किया जाएगा। आपने बातें सुनी DSP मोहम्मद सलीम की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़म का चलान तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद अदालत में जमा करवाया जाएगा और उस मजबूत चलान की रोशनी में उसके इस घिनौने जुर्म की उसको करार वाकई सज़ा भी दिलवाई जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा GNN न्यूज़ उकाड़ा अरफान खान लोधी। तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की इस वारदात के हवाले से। अरफान, 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया उकाड़े में, 3 ज़ख्मी हैं, कैसे हुआ ये वाक़या, किस तरह मुलज़म गिरफ़्तार हुआ और कहाँ तक तहकीकात पहुँची? जी, ये जो मुलज़म है रफ़ीक नामी मुलज़म जो है, इसने 2 मुख्तलिफ़ जगह पर
फायरिंग का वाक़या करके पहले अपने ससुरालियों को जो है उनके घर में अपनी बीवी और उसके भाई को जो है वो फायर करके जो है वो जांबा किया है। उसके बाद वो वहाँ से निकला तो गला मंडी में चला गया, वहाँ पर इसकी बीवी के जो करीबी रिश्तेदार थे उन पर फायरिंग की है। इस तरह ये 5 अफराद जो है इसकी फायरिंग से जांबाक हुए हैं। ये रफ़ीक जो है ये अदालत में इसकी बीवी का एक केस चल रहा था, उस केस को जो डिग्री हो गया था, जिसके बाद इसको इस चीज़ का रंज था। इसने फिर इस रंज में अपने इस ससुरालियों पर फायरिंग की और उनको मौत के घाट उतारा है। अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है, किस चीज़ का तनाज़ा था? इनका मियाँ बीवी का आपस में एक ये जो रफ़ीक है ये बाहर था, इसने पैसे भिजवाए थे एक मकान ख़रीदने के लिए। तो जो मकान है वो इसकी बीवी जो इसने अपने नाम करवा लिया था, इसका इसको रंज था, जिसकी वजह से इन दोनों का आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जो है वो लड़ाई झगड़े की वजह से इनके दरमियान तलाक हो गई थी। उस तलाक का जो इस वक्त केस चल रहा था, जो इस वक्त बीवी के हक़ में हो गया था, इसी रंज में इसने ये फायरिंग किया है। इसके बाद रात को 9:30 बजे के करीब इसने दोबारा फिर एक वक़ुआ किया है, जो आबद नामी शख्स है जिससे ये मकान ख़रीदा गया था। वो मकान जो है इसकी बीवी ने उसके साथ साथ होकर अपने नाम करवा लिया था, जिस वजह से ये इन मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा था। क्या मुल्ज़म से ने तहकीकात का सिलसिला जारी है? मुल्ज़म ने क्या बताया है अब तक की तफ्तीश में? तफ्तीश पुलिस कर रही है। पुलिस में तफ्तीश के दौरान ये जो मुल्ज़म है ये मुख्तलिफ़ तरह के जो बयान देता है। कभी कहता है कि जी मेरे ऊपर जो बहुत ज़्यादा बर्डन था, मेरी जायदाद वो भी छिन गई है, मेरे बच्चे भी नहीं रहे, मेरी बीवी भी मेरी। आपने बातें सुनी इरफान खान लोधी की, जो कि उकाड़ा में GNN के नुमाइंदे हैं, और इन्होंने इस सारे केस की जो है रिपोर्टिंग भी की है। जायबकुआ पर भी वो गए थे और तमाम हालात व वाक़यात पर इनकी गहरी नज़र भी है। इनका कहना है कि मुल्ज़म भी जो है अभी तक दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ़ बयानात देख कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ताहम पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। महज 3 मरला मकान और घरेलू तनाज़ा पर मुल्ज़म रफ़ीक ने अपनी साबका बीवी फरजाना को कत्ल, उसकी वालदा और उसके भाई को भी कत्ल कर दिया। मुल्ज़म ने यही सब्र नहीं किया, कुछ दूर जाकर उसने मकतूला के मामू और उसके बेटे को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुल्ज़म की फायरिंग से 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। उकाड़ा की सड़कों पर खून की होली खेलने वाला खतरनाक मुल्ज़म रफ़ीक अब है पुलिस की गिरफ्त में। गिरफ्तार मुल्ज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़म पर आयद की जाएगी फ़र्दे जुर्म। प्रोग्राम फ़र्दे जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।